चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 51 का ऑप्शन ए, बी, सी और डी को देखते हैं। 51 का क्वेश्चन कह रहा है यस्टरडे आई डैश टू बाय अ रोड, बाय ब्रेड लिखा गया है। ओके, यस्टरडे आई डैश टू बाय ब्रेड। ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन में गो, गोइंग, गो, गोइंग, टू गो और वेंट करके मेंशन है। गो, गोइंग, टू गो और वेंट करके ऑप्शन को मेंशन किया गया है। अब आपको सोचना क्या है, यस्टरडे। फिर से वही बात मैं क्लिक करूंगा, ध्यान रखिएगा। आपके पास दो तरीके हैं इसको आंसर को क्लिक करने के। एक आप सिंपल कर सकते हैं कि सर यस्टरडे जो है ये कीवर्ड है। ये क्या है? कीवर्ड है। तो मैं पूछूंगा किस टेंस का कीवर्ड है, तो आप कहेंगे सर ये सिंपल पास्ट टेंस का कीवर्ड है। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, तो आप कहेंगे सिंपल पास्ट में सर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, जिस वजह से वर्ब का सेकेंड फॉर्म में क्या दिख रहा है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गोई वर्ब का फोर्थ यानी आईएनजी फॉर्म, टू गो तो ये इन्फिनेटिव वाला फॉर्म आ जाता है, और वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो आंसर कौन सा क्लिक हो जाएगा? 51 का डी। क्यों? यस्टरडे आई डैश टू बाय ब्रेड में यस्टरडे कीवर्ड है। किस टेंस का कीवर्ड है? सिंपल पास्ट टेंस का कीवर्ड है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ये आपका फर्स्ट मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को डील करने का। सेकेंड मेथड ये आ सकता है कि सर आप कह सकते हैं कि यस्टरडे जो है ये पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। किस टाइम को इंडिकेट करता है? पास्ट वाले टाइम को इंडिकेट करता है। और जब पास्ट वाले टाइम को इंडिकेट करेगा तो हमें वर्ब जो है वो भी पास्ट को इंडिकेट करने वाला ही चाहिए। यानी कि जैसा टाइम वाला टाइम होगा, मतलब यहाँ पास्ट का टाइम है तो यहाँ हमें वर्ब किस में ले जाना पड़ेगा? पास्ट का। अब देखते हैं, गो प्रेजेंट की ओर ले जाने का काम करता है। गो कहाँ ले जाने का काम करता है? प्रेजेंट की। और गोइंग तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये बस कंटिन्यूस एक्शन को बताता है। एक वेंट जो है ये हमें पास्ट टाइम की ओर ले जाने का काम करता है, जिस वजह से हम लोग किस वर्ब का यूज़ करेंगे? 51 का डी नंबर। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, एक कीवर्ड के तरीका से जाइए, एक टाइम वाले वर्ड से जाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ऑप्शन ए, बी, सी, डी की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 52 में क्या कहा गया। 52 में कहा गया है द टीचर डैश अबाउट द वेदर। द टीचर डैश अबाउट द वेदर। द टीचर डैश अबाउट द वेदर। ऑप्शन में जाएं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन कहा गया है सेड, SAID सेड। आगे कहा गया है स्पोक, टॉक्ड, और आगे जाए तो कहा गया है टोल्ड। अब इस ऑप्शन को देखिए, बड़ा अच्छा ऑप्शन है, फंसाने वाला है। सेड, स्पोक, टॉक्ड, टोल्ड, ये सब के सब वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी आपको पास्ट की बात करना है तो दोनों वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब चारों वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब है क्या चीज़, अब हिंदी लगाने वाले लोग क्या सोचेंगे? जो हिंदी लगाते हैं, टीचर ने सेड मिस कहना, स्पोक मिस बोला, टॉक मिस भी कहा, टोल्ड मिस भी कहना, यानी कि ये तो सब कुछ हो सकता है। जो हिंदी लगाने वाले होते हैं वो इसी प्रकार से सोचेंगे, सेड, स्पोक, टॉक, टोल्ड, सब का मतलब तो कहना ही होता है। अब करें क्या? क्योंकि इसका जो ग्रामेटिकली फंक्शन है वो तो मालूम नहीं है। जबकि आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, से, स्पीक, टेल, ओके, टेल और ये टॉक, इन चारों में डिफरेंस है। इन चारों में क्या है? इसका फंक्शनल डिफरेंस हमें जानना पड़ेगा, ध्यान रखेगा। अभी तो उसमें ज़्यादा मैं डिटेल में जाने का काम नहीं करूंगा, टॉपिक लंबा चला जाएगा। क्योंकि इस पे यदि मैं बात करूंगा तो इसमें मैं पर्सनली कम से कम 1.5 आवर की मैं बात कर सकता हूँ। ओके, कम से कम 1.5 आवर की बात करेंगे। यदि एक्सप्लेनेशन की बात कर दूंगा मैं एग्जांपल्स की, तो और ज़्यादा जाना पड़ेगा। लेकिन वो सब का सब काम हमें करना पड़ेगा फंक्शनल ग्रामर में। किस ग्रामर में?
फंक्शनल ग्रामर में। तो अभी हमें बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है फंक्शनल ग्रामर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जब सारे ग्रामर के प्लेलिस्ट बना कर रख दिए जाएंगे, तब एक लाइन से हम लोग ग्रामर सिर्फ सीखते जाएंगे कॉन्सेप्चुअल मेथड। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट तैयार करना है और हमें सीखते रहना है। अब यहाँ देखने वाले तो होना क्या चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ अबाउट एक प्रीपोजिशन है। अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन। और यह अबाउट प्रीपोजिशन आपको जानना चाहिए कि यह अबाउट प्रीपोजिशन सिर्फ और सिर्फ टेल के साथ आता है। टेल, अबाउट। और किन्हीं के साथ ये प्रीपोजिशन फिट नहीं बैठता है। ये किसके साथ बैठता है? टेल के साथ। अब जिनको फंक्शनल ग्रामर के बारे में जानकारी रहेगा वही इस बारे में सोचेंगे। हिंदी लगाने वाले तो सोचते रहेंगे। तो अबाउट है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? डी नंबर आपका टोल्ड। द टीचर टोल्ड अबाउट द वेदर। ओके, तो फंक्शनल ग्रामर पे ध्यान रखेगा। इन योर लाइफ, इन योर फ्यूचर ध्यान रखेगा। ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव इन मतलब विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रामर। ऑलवेज गो थ्रू द फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर आपको बहुत कुछ सिखाता है। फंक्शनल ग्रामर कहने का मतलब होता है कि आपको जो है ग्रामर के हर एक एस्पेक्ट्स, हर एक स्ट्रक्चर्स, हर एक वर्ड्स, हर एक कह सकते हैं एक एक वर्ड के आपके उसके फंक्शन को जानना है। इसका फंक्शन कहाँ काम करेगा तो कैसा ये सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि फंक्शन के बेसिस पे वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाते हैं तो मीनिंग की क्या बात है। इसलिए कहा जाता है ग्रामर को, ग्रामर मतलब इंग्लिश को इंग्लिश के नज़रिए से सीखिए, हिंदी के नज़रिए से नहीं। जो हिंदी की तरह से इंग्लिश को सीखते हैं वो कभी ग्रामर को जान नहीं पाएंगे। ओके, और इंग्लिश में ग्रामर सीखने का मजा है कुछ और है, बस वो अंडरस्टैंडिंग और वो लेवल हमें बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हमें तो मालूम है आज की दुनिया में इंग्लिश की क्या वैल्यू है। विदाउट इंग्लिश बहुत कुछ नहीं हो सकता है। चलिए फिलहाल आते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखाने के लिए मैं मौजूद हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जैसे लोगों का साथ रहा तो चिंता मत कीजिएगा, डोंट वरी। मैं फंक्शनल ग्रामर के सारे कॉन्सेप्चुअल मेथड आपको यहीं सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, चलिए, क्योंकि मेरे लिए इस टीचिंग से बढ़कर और स्टूडेंट के नॉलेज को बढ़कर मुझे कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगता है किसी का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, ध्यान रखेगा, उनके कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर देना, कि पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लीन कर देना कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है। इससे मेरी सेल्फ हैप्पीनेस है, और इसी हैप्पीनेस की वजह से मुझे एक एनर्जी मिलती है कि मैं और ज़्यादा नॉलेज को गेन करूँ, मैं और ज़्यादा पढ़ूँ, और ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करूँ। तो दैट्स व्हाई आई एंजॉय टीचिंग। ओके, आई एंजॉय टीचिंग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 में कहा गया ही डैश अ थिफ लास्ट नाइट। ही डैश अ थिफ लास्ट नाइट। ही डैश अ थिफ लास्ट नाइट। ऑप्शन में जाएंगे, ध्यान रखिएगा 53 का। तो कहा गया है हैव सीन। बी में मेंशन किया गया है सीइंग। सी की बात करें तो सॉ, और डी की बात करें सीन। सॉ और सीन। अब ऑप्शन देखते हैं कैसे कैंसिल कर सकते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ओके, यानी फोर्थ फॉर्म, और ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब जब आप बात करते हैं लास्ट नाइट की, किसकी बात करते हैं? लास्ट नाइट। एक तो आप इतना मेंशन कर लीजिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप यहाँ पे वर्ब के तौर पे ना आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म ना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं। तो ना डी नंबर सीन हो सकता है, ना बी नंबर आईएनजी वाला फॉर्म हो सकता है, ये दोनों कैंसिल। अब हैव सीन या सॉ होना चाहिए। अब सोचने वाली बात है, हैव हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करवाता है। हैव किसके बारे में बात करता है? प्रेजेंट टाइम की ओर इंडिकेट करता है, ध्यान रखेगा, प्रेजेंट टाइम। अब क्वेश्चन को आप ध्यान समझिए, ही डैश अ थिफ लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब पिछले रात के बारे में बात कर रहा है, लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है? कौन सा टाइम है? तो आप कहिएगा बिल्कुल सर ये पास्ट की बात कर रहा है। यानी यहाँ जो लास्ट नाइट है ये हमें पास्ट टाइम की ओर ले जा रहा है। और मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया है, ध्यान रखेगा, जब आपके पास टाइम ही पास्ट का हो तो वर्ब भी किसका देंगे आप? पास्ट का ही देंगे। यानी यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो वर्ब किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। बी और सी तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, ए की बात करेंगे और डी की बात करेंगे, सॉरी सी की बात करेंगे। तो ए आपको प्रेजेंट की ओर ले जाता है, मुझे वर्ब चाहिए पास्ट की ओर का। यानी सिर्फ क्या बचा? सॉ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यानी यहाँ क्या होना चाहिए? सॉ। ही सॉ अ थिफ लास्ट नाइट। ये हुआ फर्स्ट मेथड कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मेथड से हमने समझा। इसी को मैं कहता हूँ, मैंने आपको टोटल चीज डिटेल बताया।
अब शॉर्टकट में जानने वाले लोग क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो ग्रामर ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं वो सोचेंगे कि लास्ट नाइट जो वर्ब, ये क्या है, सिंपल पास्ट का कीवर्ड है। लास्ट नाइट क्या है, सिंपल पास्ट का कीवर्ड है। सिंपल पास्ट का कीवर्ड यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, यानी यहाँ क्या होगा 100, आंसर क्लिक मार के चले जाएंगे। लेकिन एक जो इंग्लिश जिसको सीखने की चाहत होगी, इंग्लिश, क्योंकि आज के इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में इंग्लिश को रटने वाले नहीं, इंग्लिश को समझने वालों का दौर है, ध्यान रखिएगा। आपको इंग्लिश को जो है वो क्या कहते हैं, हाँ, रटना नहीं है, आपको उसको क्या करना है, पूरे फील करना है। ये नॉलेज है, जब तक फील नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आता है। तो फील करने में क्या है कि लास्ट नाइट एक पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाला कीवर्ड है, ओके, मतलब ये वर्ड है। तो जब पास्ट टाइम के बारे में बात करते हो तो पास्ट वर्ड भी होना चाहिए। और यहाँ पर सीइंग और सीन ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ नहीं सकते विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ये कैंसिल हो गए। हैव हमें प्रेजेंट टाइम की ओर लेके जाता है, बचा क्या चीज़ 100। आंसर दोनों तरीके से आते हैं, और मज़ा क्या है, दोनों जानने में मज़ा दोनों जानने में, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट जगाते रहना चाहिए। 54 का ऑप्शन ए, बी, सी और डी की बात करते हैं। अब देखते हैं 54 में क्या कहा गया है। 54 में मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा, ही हैज़ डैश द प्राइज, ही हैज़ ब्लैंक है द प्राइज, ही हैज़ प्राइस। अब यहाँ सोच के देखते हैं, इसमें मेंशन किया गया है, ऑप्शन में जाएं, ध्यान रखिएगा, ही हैज़ में विंस, विन, विंस विन, विल विन, और यहाँ क्या चाहिए, एक दिया होगा वॉन। अब देखते हो, अब उसी प्रकार से मैं इस टॉपिक को भी मज़ेदार बना दूंगा। एक ध्यान रखिएगा, हैज़, हैज़ के जस्ट बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हैज़ के जस्ट बाद आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कहीं बात मैंने मेंशन किया है क्या, लगता है पिछले क्वेश्चन में कहीं मेंशन किए होंगे, ध्यान रखिएगा। तो हैज़ के बाद हमें तुरंत बाद क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो लीजिए, विंस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, विन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विल विन को छोड़िए, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, और ये वॉन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आंसर सीधे क्लिक क्या हो जाएगा, डी नंबर। सोचने वाले सोचेंगे कि हैज़ के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए था, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉन मिल रहा है, बिल्कुल सही, इसमें आंसर बिल्कुल सही जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये होती है, आंसर क्लिक हो गया। अब फिर नॉलेज की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, हैज़ जो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। अब प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट जब एक हमें कर ही रहा है, टाइम बताने वाला, ये हैज़ क्या बता रहा है, टाइम, और टाइम में कौन सा बात, किस टाइम के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट। जब आपको एक टाइम बताने वाला वर्ड मिला हुआ है प्रेजेंट टाइम, फिर से आपको क्या फ्यूचर वाला सेंस चाहिए, कहिएगा बिल्कुल नहीं सर, जब हमारे पास टाइम बताने वाला वर्ड मौजूद ही है तो हमें अलग से कोई फ्यूचर वाला लेना नहीं है, कैंसिल कर दिए। अब आप सोचिए, क्या हैज़, ये जो विंस और विन होते हैं, ये विंस और विन, ये ध्यान रखिएगा, आपको हैज़ और हैव के बाद का कोई सेंस नहीं बनता, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंस बनता है कि सिंपल प्रेजेंट में ही आप वर्ब का फर्स्ट नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप कहीं पर भी इसका यूज़ कर नहीं सकते। तो ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, बचा क्या चीज़, वॉन। सिर्फ रटने वाला बच्चा क्या करेगा, वो जानेगा हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज रहेगा तो वो कहेगा परफेक्ट एक्शन, तो वो इसमें जाएगा। लेकिन जब आप एमसीक्यू पैटर्न में आते हैं तो आपको सही आंसर से ज़्यादा गलत वाले आंसर को आपको जज करना पड़ता है कि वो कैसे गलत हो रहा है, तभी तो आपकी टेस्टिंग होगी। मुझे यदि किसी से पूछना रहेगा तो मैं ये क्यों पूछूंगा कि बताओ इसमें आंसर ये क्या होगा, मैं ये पूछूंगा बताओ इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन जो इसमें नहीं होगा, तब ना सामने वाला को एक्सप्लेन करने वाला पड़ेगा, तो पता चलेगा कि कितने डीप उसकी नॉलेज है। चलिए आते हैं, तो ये 54 था, अब आते 55 में। चलिए 55 का ऑप्शन ए, बी, सी और डी अब हम लोग आ चुके हैं। तो 55 में कहा क्या जा रहा है, 55 में कहा गया, डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर। ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन में यूज किया गया है रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, यहाँ यूज किया गया है रिमेंबरिंग, सी रिमेंबर,
सी रिमेंबर, और यहाँ यूज़ किया गया है विल रिमेंबर, विल रिमेंबर। अब देखते हैं, ये तो इंटरोगेटिव फॉर्मेट है, डू यू डैश योर बेस्ट मतलब फर्स्ट टीचर। अब यहाँ समझने वाला बात है, इंटरोगेटिव फॉर्म में जब आपको डू सामने नजर आए, इंटरोगेटिव फॉर्म में जब आपको डू या हो सकता है आपको डज सामने नजर आए, वो जैसा सब्जेक्ट रहेगा, तो इससे पता चलता है कि जब इनके साथ आप जब सब्जेक्ट लगाते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंस देता है। किस ओर हमें ले जाने का काम करता है, तो सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो किस में आंसर है, रिमेंबर, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सी नंबर हम लोग का आंसर क्या हो गया, क्लिक हो गया। विल रिमेंबर का तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा है। रिमेंबरिंग आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं डू डज के साथ, और रिमेंबर्ड आपको पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाला यहाँ चाहिए नहीं, ध्यान रखेगा, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है, यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट की, तो वो सारे ऑप्शन कट गए। 55 के बाद आते हैं 56, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में। अब 56 में देखते हैं क्या कहा गया है। 56 में मेंशन किया गया है हैव यू डैश हिम, हैव यू डैश हिम। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहा गया है सॉ, सी, हैड सीन और यहाँ यूज़ किया गया है सीन। अब देखते हैं यहाँ पर हैव यू डैश हिम, अब ये भी इंटरोगेटिव फॉर्मेट है। यहाँ पर ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव फॉर्म नज़र आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसे हम लोग हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ चुका है, यानी अब हमें यहाँ पर मेन वर्ब, और वो क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सॉ, सीन, हैड सीन और सीन दो बार यूज़ किया गया क्या, या मैंने गलत लिख दिया, नहीं यहाँ पे सीइंग है। चलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, सीइंग। अब हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सीइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये हैड सीन तो होना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। हैव के बाद फिर हैड सीन का कोई सेंस बनता नहीं है, हटाते हैं यहाँ पे। हैव के बाद मैंने पहले भी कहा है आपको हैव, हैज़, हैड, और फिर मैं लिख देता हूँ हैव, हैज़ या हैड के बाद आप हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो ये सी का कोई सेंस नहीं है, सॉ का कोई सेंस नहीं है। 56 का डी नंबर आंसर क्लिक हुआ। 57 के ऑप्शन ए, बी, सी, डी में आते हैं। 57 में क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, वी डैश टू द रेडियो, वी डैश टू द रेडियो। ऑप्शन में जाते हैं आर लिसनिंग, आर लिसनिंग। नेक्स्ट जाएं लिसन, नेक्स्ट विल लिसन और लिसेंड, विल लिसन, और यहाँ यूज़ किया गया है LISTENET, लिसेंड। अब सोचने वाली बात ध्यान रखेगा, लिसन लिसन लिसन, कीप क्वाइट। मैंने कुछ मतलब पिछले क्लास में या लास्ट क्लास में या उससे भी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कहा था लिसन करके रहता है, ओके, लिसन या लुक इस प्रकार का रहेगा, कीप क्वाइट रहता है। इस प्रकार के वर्ड जब कभी आपको मिले, लिसन, लुक, कीप क्वाइट, ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ओर ले जाने का काम करता है। मतलब आप कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कहेगा लुक मतलब कोई चीज़ देखो, ओके, लिसन सुनो मतलब कोई चीज़ आप कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। कीप क्वाइट आ सकता है, या कहेंगे हेलो, जैसे क्लास में कोई बैठा हुआ मैं कहूँगा हेलो, हेलो मैं कहता हूँ हेलो, ओके, डोंट मेक अ नॉइज, ओके, या हेलो स्टॉप डूइंग दैट थिंग, वो स्टॉप डूइंग दैट थिंग, ओके। चलिए हेलो व्हाई आर यू डूइंग दिस, ओके, वो सारी चीज़ आप क्यों कर रहे हैं, वो सारे चीज़ में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। तो वी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें आर लिसनिंग चाहिए, यानी कि 57 का क्या हो गया, ए नंबर आर लिसनिंग। 58 के ऑप्शन ए, बी, सी और डी की बात कर लेते हैं। तो 58 में क्या मेंशन किया गया वो भी हमें देखना है। 58 में कहा गया है आई डैश
you to read the book carefully. I dash you to read the book केयरफुल्ली। ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर मेंशन किया गया ADVISE एडवाइस, ये टेल यूज़ किया गया है। यहाँ ADVISE का यूज़ किया, CE का यूज़ किया गया एडवाइस के तौर पे, और यहाँ पे मेंशन किया गया है हेड एडवाइस। चलिए आप ही बताइए कौन सा आंसर क्लिक होना चाहिए 58 में। चलिए बताइए आप ही। चलिए अब इसमें सोचने का काम करते हैं। आई डैश, अब हेड के साथ एडवाइस तो आना नहीं चाहिए, हेड के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ये कैंसिल हो गया। टेल का यहाँ कोई सेंस, आई टेल यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली, मतलब ये कोई बात नहीं है। जब आपको यहाँ कहा गया है टू रीड द बुक केयरफुल्ली, यानी आपको कोई ना कोई ये सलाह देने की बात कर रहा है, कोई आपसे सीनियर जो है वो आपको एडवाइस देने की बात कर रहा है। लेकिन रही बात, आप एडवाइस में ADVISE होना चाहिए या ADVICE होना चाहिए, ये भी तो मेंशन करना है। तो ये जो जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था PRACTISE को लेकर और PRACTICE को लेकर, तो ये ऐसी वाला वर्ब के सेक्शन में जाते हैं और सी वाला किस सेक्शन में जाएंगे, नाउन के सेक्शन में। सेम एज ये ऐसी वाला फॉर्मेट आपको वर्ब के सेक्शन में जाएंगे और सी वाला फॉर्मेट आपको नाउन के लिए लग जाएंगे। अब हमें सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब चाहिए तो हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ, यानी 58 का ए नंबर हम लोगों का आंसर बिल्कुल सही हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। चलिए 59 का ऑप्शन A, B, C और D को देखते हैं। चलिए 59 में कहा गया है ऑप्शन A, B, C, D की बात करें उससे पहले क्वेश्चन को, दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, चलिए ऑप्शन में आ जाते हैं। ऑप्शन में कहा गया है साइन, टू साइन, साइनिंग और यहाँ यूज किया गया है साइंड। अब देखते हैं दे मेड हर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो वर्ब आ जाता है मेड, MAD, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको इससे पहले एक लेट के बारे में कहा था कि लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हमेशा आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मेड भी उसी कैटेगरी में आ जाता है कि मेड के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा, देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद फिर आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है। मेड वर्ब है और यहाँ पे हर क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। इसके बाद डिमांड किसकी होगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन, BCD सब कैंसिल। जिस प्रकार से लेट आपको देखते के साथ आप वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो मेड यानी मेक का फॉर्म देखने के साथ आप क्या लगाइएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। तो दे मेड हर साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 A, B, C, D में आ जाते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कहा गया है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में कहा गया है टेकिंग, यहाँ आए तो इज टेकिंग, यहाँ यूज़ किया गया है टेक्स, और यहाँ की बात करें तो यहाँ मेंशन किया गया है हैज़ टेकन। अब ऑप्शन की बात करें तो ये टेकिंग तो वर्ब कुछ हो नहीं सकता, TAKEING टेकिंग होता नहीं, TAKING होता है। अब ये सारे ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन का डिमांड देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अमर सेज डैट ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे।
ही डैज इंग्लिश लेसन्स एवरी डे, इंग्लिश लेसन्स एवरी डे, एवरी डे। अब देखते हैं यहाँ पर अमर सेज डैट, ये प्रेजेंट के फॉर्मेट में यूज़ किया गया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक एवरी डे वर्ड है, जो आपको पता है कि एवरी डे जो वर्ड बात करता है वो प्रेजेंट की रेगुलरिटी के बारे में बात करता है, आपकी हैबिट के बारे में बात करता है, रूटीन के बारे में बात करता है। और जब आप हैबिट या रूटीन के बारे में बताने का काम करते हैं, टाइम टेबल का बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हमें यूज़ करना पड़ता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब है वर्ब का फर्स्ट या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट ही है तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की तरफ जाएगा, यानी इज टेकिंग, और हैज टेकन कैंसिल, यानी कि सी नंबर क्या हो जाएगा, टेक्स। तो आंसर बनता है कंप्लीट हम लोगों का, अमर सेज दैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। ये हम लोग का 60 क्वेश्चन का मतलब 60 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लिक हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ।